हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10th के लिए। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये आपको बेसिकली दो फॉर्मेशंस के बेसिस पे आपको समझाया जाता है। एक अलजेब्रिक फॉर्मेशंस के फॉर्मेशन पे एंड एक ग्राफिकल फॉर्मेशंस में। और अगर हम इसको इनसे हमें ये चैप्टर को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसको कई सारे चैप्टर्स में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है? तो पहले आते हैं, आपको चैप्टर के नेम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि वेरिएबल वर्ड का यूज किया गया है इस चैप्टर में। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? नंबर। नंबर कैन बी कैटेगराइज इन टू टाइप्स, एक नॉन वेरिएबल और एक वेरिएबल। नॉन वेरिएबल नंबर आपके क्या होते हैं? 0 to 9 होते हैं। इट मीन्स जितने भी वर्ड में जितने भी नंबर्स आपके क्रिएट होते हैं, वो इन्हीं 10 अंक से ही रिप्रेजेंट किया जाते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि आपको ये सारे नंबर एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। देन आफ्टर आपको प्रीवियस छोटी क्लासेस में आपको इसके बारे में बताया जाता है कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वेरिएबल नंबर्स के टाइप्स के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है? तो अब हमने वेरिएबल नंबर लिए और कितने? दो। मान लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल नंबर हैं जिनके वैल्यू क्या होती है? वेरी करती रहती है, हर सिचुएशंस के हिसाब से उसकी चेंज होती रहती है। देन आफ्टर उससे क्रिएट करेंगे इक्वेशंस। और वो कैसी इक्वेशन होनी चाहिए? लिनियर होनी चाहिए। ठीक है? तो लिनियर होनी चाहिए। अब लिनियर के फॉर्मेशंस में आपको पता ही है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें बताया गया था कि लिनियर क्या होती हैं, जिनकी किसी भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या होनी? 1। ठीक है? और इक्वेशंस उससे क्रिएट करनी है। और कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? 2, क्योंकि आप पेयर बनाने जा रहे हैं। इट मीन्स आपके पास मिनिमम से मिनिमम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए जिससे आप पेयर बनाएंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अभी चैप्टर को हम कुछ पॉइंट के थ्रू समझेंगे। जैसे आपका पहला पॉइंट है, ग्राफिकल मेथड से अगर हम किसी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये दो आपके पास इक्वेशंस प्रोवाइड कर दी गई जिसमें x और y दो वेरिएबल है। अब ये a1, b1 और c1 क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं जो नॉन वेरिएबल नंबर हो सकते हैं, उनकी जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 समथिंग, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। इट मीन्स अब ये a1, b1 और c1 क्या होता है? एक नॉन वेरिएबल नंबर होता है जिसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल का ही यूज करते हैं। ठीक है? अब दोनों इक्वेशन सेम होती हैं, इसलिए A1 इसको हम 1 सीरीज और इसको 2 सीरीज के फॉर्मेशंस में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है? अब इन दोनों में रिलेशंस के फॉर्मेशंस में आपको क्या प्रोवाइड होगा कि अगर ऐसी सिचुएशंस आती है कि A का और B का रेशियो नॉट इक्वल टू होता है, इट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग कहलाती हैं। इंटरसेक्टिंग का मतलब जब आप ग्राफिकल फॉर्मेशंस में देखते हैं, तो बताया था ना कि आपको पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं और ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके कट करेंगी। ठीक है? तो उस सिचुएशंस में हम इंटरसेक्टिंग करते हैं। मतलब इनका सॉल्यूशंस क्या होगा? इंटरसेक्टिंग का फॉर्मेशंस में रिप्रेजेंट करेगा और इनका परफेक्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक? अगर तीनों इक्वेशंस अगर बराबर आती हैं तो वो कंसिस्टेंट कहलाती हैं। इट मीन्स ये कह सकते हैं आप कि एक ग्राफिकल फॉर्मेशंस में एक इक्वेशंस की लाइन लाइन की इक्वेशंस है एंड दूसरी एक लाइन की इक्वेशंस है। और अगर उन दोनों लाइन को अगर कंटिन्यूटी अगर हम दोनों तरफ से बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बट पोजीशंस की वजह से इसकी वैल्यूएशन चेंज हो जाती हैं। तो इक्विवेलेंट नाम का एक टॉपिक आपको भी पढ़ाया जाता है जिसमें आपको फ्रैक्शंस को इक्वल बनाया जाता है जिसकी वैल्यू होती सेम ही है, बट उसको मल्टीपल फॉर्मेशंस में बढ़ा या घटा दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस होती है तो उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर ए और बी का रेशियो तो बराबर हो बट कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में वो दोनों लाइनें पैरेलल लाइन कहलाती हैं। मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस अलग अलग होगा। अब लोकेशन एंड ग्राफिकल फॉर्मेशंस में उसका लोकेशन कहीं भी हो सकती है, डजंट मैटर, बट वो आखिरकार वो पैरेलल ही कहलाएंगी। ठीक है? तो आपको इससे बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपको कुछ सम पॉइंट्स और हैं जिनको आपको जानना चाहिए। जब अब
ए और बी का रेशियो इक्वल टू नहीं होता है, उन्हें हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, और जब ये आपके पैरेलल फॉर्मेशंस की बात करता है तो इनकंसिस्टेंट, मतलब इसमें वैल्यू निकाली जा सकती है और इसमें वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस आपके सामने प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, यही कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखिए मिल रहा है कि अलजेब्रिक एक मेथड के थ्रू अगर हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं तो आपके पास 4 मेथड होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू 10th क्लास के सिलेबस के बेसिस पे आपको मात्र 2 ही मेथड को आपको समझना है। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिड्यूसिबल मेथड जो होता है वो आपके रिड्यूस कर दिया गया है, बट आईसीएससी बोर्ड में इसको अभी भी वैल्यू दिया गया है। बाकी अगर आईसीएससी बोर्ड के हिसाब से आप अगर जाएंगे तो इस चैप्टर में आपको चारों मेथड आपको देखने को मिलेंगे क्लास 10th में। ठीक है, लेकिन हम अभी दो मेथड की बात करते हैं जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, अगर बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशंस में क्या होता है कि एक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जिसकी हम एक किसी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए, इट मींस उसके साथ जो वेरिएबल नंबर है, ठीक है, नॉन वेरिएबल नंबर के साथ, मतलब एक्स के साथ जो उसका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है, उनको हम बराबर कर लेते हैं, चाहे एक्स का या फिर वाई का, दोनों को बराबर कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट या ऐड या सब्ट्रैक्ट के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशंस के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर दोनों इक्वेशंस में हम जब देखेंगे और एक में प्लस एक में माइनस हो, तो बेसिकली हम उस वेरिएबल को इक्वल करने की कोशिश करते हैं जिसमें दोनों को ऐड करने पर ऑटोमेटिक वो सब्ट्रैक्ट हो सके। मान लीजिए आपको जो गिवन इक्वेशंस हैं आपके पास, ये जो हमने दिखाए थे, जो एग्जांपल हमने लिए थे दो, और ये दो एग्जांपल्स हैं। अब ये मान लीजिए यहाँ पर प्लस के बजाय कि माइनस का होता, तो हम क्या करेंगे, y के कांस्टेंट को बराबर कर लेते हैं। इससे क्या इजी हो जाता है कि दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये y का कांस्टेंट हमारा हट जाता है और a हमें x हमें प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। लेकिन अगर सारे के सारे अगर प्लस में हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में दोनों को में से किसी एक को हम बराबर कर लेते हैं, देन आफ्टर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वेशंस दी गई हो तो हमें प्लस करना पड़ता है, और अगर दोनों सेम कंडीशंस में होती हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है। अगर दोनों माइनस होते हैं तो भी हमें माइनस करना पड़ता है। क्यों? ताकि ये माइनस का मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए, देन आफ्टर आपका एक जो वेरिएबल नंबर है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस कई सारे देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में, अकॉर्डिंग टू इस चैप्टर में आपको कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि गिवन टू इक्वेशन एंड सॉल्व एनी मेथड। आपको मेथड के थ्रू आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे पहली एक्सरसाइज आपको एनसीईआरटी या अनदर बुक के प्रेफरेंस में अगर जाते हैं तो आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशंस मेथड के बारे में बताया जाता है, जिसको सॉल्व करने को आपको सिखाया जाता है। बेसिकली आपका सेकंड पॉइंट जो होता है, सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो होता है, वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे और अनदर पर्सपेक्टिव के बेसिस पे भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि अब इक्वेशंस आपको क्रिएट करनी है तो आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब दो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या बनती हैं, दो इक्वेशंस क्रिएट होती हैं। इट मींस स्टेटमेंट, मान लीजिए सपोज दैट सन का फादर के साथ रिलेशन से रिलेटेड एक इक्वेशंस आपको प्रोवाइड कर दी गई, और दूसरे या फ्यूचर में या पास्ट को बोलकर सन और फादर के बीच में एक दूसरी रिलेशन के बारे में भी आपको डिस्क्राइब कर दिया जाता है। देन आफ्टर आप सन और फादर की एज या अनदर टॉपिक से रिलेटेड आप उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सेकंड टाइप्स के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे। बाकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में आपका एलिमिनेशन ऑब्वियस सी बात है काफी बच्चों को इजी भी लगता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है बहुत लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी हमें सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में हमें कह दिया जाए कि सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर
सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही आंसर देंगे तो उस आंसर को करेक्ट माना जाएगा, नहीं तो अदर मेथड में नहीं करेक्ट माना जाएगा। ठीक है? तो इस बेसिस पे आपके ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये मेथड जिनकी आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में मेथड में काफ़ी जानकारी मिलेंगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बेसिस पे जो आपको जानना चाहिए। ठीक है? बाकी थैंक यू।